नमस्कार सर। नमस्कार। नए सत्र में आपका सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नए लोगों में से ज्वाइन किया है नरेंद्र सिंह जी ने, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी ने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी का स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। प्रभुजीत कौर जी का स्वागत है, वे भी सीनियर थेरेपिस्ट हैं। श्रवण कुमार जी का स्वागत है। नीलम गौर जी का स्वागत है। दर्शन भट्ट जी का स्वागत है। ब्रिजमोहन कुशवाहा जी हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी है, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे के तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टीज में आते हैं, बहुत मेहनती हैं। हम लोग बहुत उनसे क्लास करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जरा भी अच्छा बुरा नहीं लगता। तो हम लोग जो है आज दूसरे विषय पर बात कर रहे हैं। हम लोग उस विषय पर बात करना चाहते हैं। सर एक मिनट में थोड़ा रुकना चाहूंगी सर। सर अभी जो सुशील सर ने पूछा था ना कोल्डनेस के बारे में, सेडेशन करें या टोन करें, जिसमें कि मैंने बताया था टोन करें। इसका रीजन तो नहीं पता, लेकिन इसी बुक में स्टमक वाले में ट्रेटाइज 7 स्टमक वाले में 337 में है स्टमक कोल्डनेस डिजीज। स्टमक कोल्डनेस डिजीज अमाशा में ठंडक आए, इसमें भी सेम प्रोटोकॉल है और सबको इस बुक में है टोन ऑल जी, देख लीजिए उसको। पेज नंबर 337 में जी, थैंक यू, यही बोलना था। क्लियर हो गया। तो हम लोग उस विषय बात करना चाहते हैं कि हमारा जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, इसमें बहुत से प्रोटोकॉल जो हमारे मेरिडियंस का कंसेप्ट आया, वो कैसे आया, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। प्रोफेसर पाल जी के ये किताब अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो किताब ये है, दिखाई पड़ रही है, ट्राई ओरिजिन। जी सर। यस सर। ठीक है, तो ये ट्राई ओरिजिन है, एक्यूपंक्चर है, तो आप पढ़ लीजिए। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि सर मेन स्क्रीन पे दिखा दें, मेन बोर्ड के ऊपर दिखा दें, क्योंकि आप सामने दिखा रहे हैं बहुत छोटी सी, कुछ समझ में नहीं आ रही। तो ठीक है, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। फोटो में भिजवा देंगे। हाँ सर, फोटो ग्रुप में। ठीक है सर। तो हमारे जो संस्कृत का वाङ्मय है और हमारे जो वेद पुराणों का कंसेप्ट है, उनके हिसाब से एक प्रार्थना है, वो है कि रजो दुषे जन्मनि सत्वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलेह तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इसी से शुरुआत कर रहा हूं। ये हमारे यहाँ का है। अब इसका अर्थ ये है कि रज को उन्होंने सृष्टि माना, तम को विनाश माना, प्रलय माना, सत्व को स्थिति माना, और ब्रह्म जो सबसे ऊपर है उनको एक उनका अस्तित्व माना गया। तो इनके रूप कौन कौन से हैं? ब्रह्म के तो जो ब्रह्म है वो परम ब्रह्म के कंसेप्ट में ब्रह्म को माना गया, और उधर ब्रह्मा सत्व के लिए, सत्व माने सृष्टि है, उसके लिए ब्रह्मा, सत्व के लिए विष्णु, और तम के लिए यानी विनाश के लिए महेश को माना गया। तो उन देवताओं की मैं सबकी एक साथ रूप से त्रयीमया है, 3 रूपों में जो प्रकट है परम ब्रह्म, उनकी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। यहां से शुरुआत हो रही है। तो सुजोग थेरेपी के कंसेप्ट कहां से आया? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सारे शरीर में पॉइंट्स थे, और उनमें जो मेरिडियंस के बिंदु थे, जो मतलब हम लोग जिसको एक्व बिंदु कहते हैं, उन एक्व बिंदु का कंसेप्ट ये था कि अगर उन पर आप
कोई स्टिमुलेशन कर रहे हैं, यानी कोई नीडलिंग कर रहे हैं, वो सोने और चांदी की नीडलिंग कर रहे थे एक्यूपंक्चर में। तो अगर एक्यूपंक्चर में करते थे तो वो ये कितना जाएगा ये तो अलग पॉइंट है, कितने सेकंड रहेगा वो भी अलग पॉइंट है, लेकिन शरीर के बहुत से ऐसे भाग थे जिसमें करने में डरते थे। सर में, इस पूरे एरिया में जहां पर हम लोग मानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी और मुख्य रूप से ब्रेन है, स्कल है, और उनमें तो यहाँ पर इस पर प्रयोग करने से थोड़ा डर लगता था। शरीर के और जो भाग हैं उनमें नारी और पुरुष दोनों के संदर्भों में कह रहे हैं बहुत से जगहों पर, बहुत से बिंदुओं पर आप स्टिमुलेट कर नहीं पाते थे। तो वो भी चाइनीज भी सोच रहे थे ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में परिवर्तन कैसे हो, क्या हम कह रहे कि हम परिवर्तन हो जाए, ये इस पर चल रही थी। लेकिन ऐसा है कि जो रेस में भाग लेता है वो पहले जो आता है वही विजयी होता है। तो हमारे कोरिया के महान वैज्ञानिक दार्शनिक जिनको कहें प्रोफेसर पार्क जू, ये बाजी मार गए और उन्होंने यहाँ 1975 के आसपास पूरा उनका डेवलपमेंट है। और बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कि लगभग मुझे लगता 68 वर्ष की उम्र में ही वो 2010 में नहीं रहे, वो प्रयागराज आए थे। अब इन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन को उन्होंने अध्ययन किया और जयपुर में शायद उनका अपना सेंटर भी है, तो जयपुर में उन्होंने भारतीय दर्शन को जरूर पढ़ा। और भारतीय दर्शन को पढ़ा तो भारतीय दर्शन में हम लोग आयुर्वेदिक में पढ़ते हैं चरक में कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में है वो कुछ हमारे उसमें भी, हमारे पुरुष में भी है। और अगर पुरुष में है तो प्रोफेसर पार्क जेबू का कहना था कि अगर पुरुष में है यानी हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर के भी किसी भाग की तुलना हम लोग अपने किसी भाग से कर सकते हैं। तो उन्होंने शरीर की तुलना हाथों और पैरों से किया और इसको उन्होंने नाम दिया सुजोग थेरेपी। तु माने हाथ, जोग माने पैर। यानी अब क्या हुआ, ये क्रांतिकारी खोज कैसे हो गई, नारी पुरुष दोनों के संदर्भों में हाथों और पैरों में कोई पॉइंट लगाने में या कोई निडलिंग करने में कोई परेशानी नहीं थी। बाद में धीरे धीरे इस पर और डेवलपमेंट हुआ और वो उस पर मैग्नेट, यानी एक थेरेपी की शुरुआत हो गई। और वो कहा गया कि आप नीडलिंग के स्थान पर अगर आप टच कर देंगे, केवल मैग्नेट लगा देंगे, मेथी लगा देंगे, सीड्स लगा देंगे, तो इन कलर लगा देंगे, तो इनसे हमारे वही चीज रिजल्ट आने चाहिए जो हमारे नीडलिंग से आते हैं। तो ये क्रांतिकारी कदम है और इसका स्वागत हुआ। और इससे क्या हुआ, हमारी जो थेरेपी है वो और थोड़ा सा फैली। वो ये जो चाइनीज थेरेपी है TCM, इसका और अधिक युगांतरकारी परिवर्तन जिसको बोलते नहीं है कि वो युग में कोई परिवर्तन जैसे हो वैसे ही परिवर्तन होगा। ट्राई ओरिजिन थ्योरी, सबसे पहले ट्राई ओरिजिन थ्योरी का कंसेप्ट उन्होंने दिया और प्रोफेसर पार्क ने कहा कि ये ट्राई ओरिजिन थ्योरी जो है ये बिग बैंग थ्योरी के पहले की थ्योरी, यानी सबसे पहले जैसे हम लोग मानते थे आयुर्वेद में हम लोग मानते थे कि 3 शक्तियां हैं, वात पित्त कफ, 3 शक्तियां हैं। तो हम लोगों ने कहा 3 शक्तियां हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो मतलब जो कोई पदार्थ है वो पंच तत्वों से नहीं बना। हमने कहा पंच तत्वों से बना है। हमने भारतीय दर्शन में कहा 10 द्रव्य कहा और कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, और बाद में हमने तम भी कह दिया आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। उधर चाइनीज ने क्या कहा, उन्होंने कहा काष्ठ है, अग्नि है, पृथ्वी है, मेटल है और जल है। ये उन्होंने कहा कि इन्हीं से बना हुआ है। कहीं और किसी देश के उधर यूरोप में इसको कहा गया कि नहीं 4 ही है। उन्होंने कहा कि वायु अग्नि जल पृथ्वी इन्हीं से केवल हमारा बना हुआ है, आकाश को नहीं माना, उन्होंने 4 ही पदार्थ माने। अब एक थ्योरी तो ये है कि ये इनसे बना हुआ है, लेकिन बनाने वाला कौन है, ये कौन है जो बना रहा है। तो जो ट्राई ओरिजिन थ्योरी थी उन्होंने जो चाइनीज थ्योरी TCM थ्योरी थी उसमें कहा इन और यांग 2 शक्तियां हैं। प्रकृति ने 2 शक्तियों को पैदा किया और कहा कि प्रकट किया अपने को, और एक इन थी, एक इन शक्ति थी, एक यांग शक्ति थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन में यांग था, यांग में इन था। इन शक्तियों ने ही सारी चीजों को बनाया, ये उन्होंने सिद्धांत दिया। भारतीय दर्शन में क्या कहा
भारतीय दर्शन ने कहा, हमने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरी एक, उनका एक शक्ति है मेरी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर उनका तत्त्वमसि, उनका तुम दो हो, हम हैं और तुम हो, यानी एक दो शक्तियां, तत्त्वमसि वह तू है, यानी मैं तो हूं ही, एक तू शक्ति है, तो यानी दो द्वैत का सिद्धांत आ गया। फिर हम लोगों ने उधर कह दिया कि सामान्य विशेष, तो हम भी द्वैत की बात कर रहे थे। फिर हमने और भी आगे कहा, हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म परमात्मा, तो परमात्मा ने तीन शक्तियों को प्रकट किया और कहा, हमने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको चरक और वाग्भट ये इन लोगों ने कह दिया कि यही तो शक्तियां हैं जो वात पित्त कफ के रूप में है। तो यानी तीन शक्तियों का सिद्धांत आया कहां से? दो शक्तियों का सिद्धांत आया चाइनीज से, हमारे यहाँ एक शक्ति का सिद्धांत था, एकेश्वरवाद, हमारे यहाँ दो का और हमारे यहाँ तीन का, तो हमारे तीनों कंसेप्ट आए। अब प्रोफेसर पार्क जी ने कहा, प्रोफेसर पार्क जी ने भारतीय दर्शन को ठीक से पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। आप कभी देखिएगा धीरे धीरे कि पूरा भारतीय संस्कृति का, पूरे भारतीय दर्शन का उन पर पूरा प्रभाव है। तो आप देखिए, अभी ट्राइब्यून क्या कहा, इन्होंने कहा एक सिद्धांत निकाला, ट्राई ओरिजिन सिद्धांत। इन्होंने कहा कि ये पार्क जेबू का, इनका तीन प्रकट हैं और एक अप्रकट शक्ति है। अप्रकट शक्ति क्या है? हमारे यहाँ क्या अप्रकट शक्ति? हम लोगों का पर ब्रह्म वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यही तीन प्रकट में एक अप्रकट शक्ति है और तीन प्रकट शक्तियां हैं इनकी, वो नाम उनको दूसरा दिया, हमने दूसरा दिया। तो कहा कि यह शक्तियां हैं जो समस्त वस्तुओं को इस संसार में बनाती हैं या जन्म देती हैं। किनसे बना ये पॉइंट नहीं है, कौन बना रहा है। जैसे वहां इन यांग बना रहा था, यहाँ हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे थे, हम लोग वात पित्त कफ कह रहे थे, यही तो बना रहे थे पूरे शरीर को, सबको। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि यही ट्राई ओरिजिन एक्यूपंक्चर बाय प्रोफेसर पार्क जेबू में कहा कि तीन प्रकट है और एक अप्रकट शक्ति है, और यह समस्त वस्तुओं पदार्थों को संसार के बना रही है या जन्म दे रही है। अब इनके नाम उन्होंने बताने शुरू कर दिए। उनका एक है, पहली शक्ति है हेट्रो शक्ति, हेट्रो, HETERO, राइटिंग समझ में आ रही होगी, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो हेट्रोस बल, हेट्रो बल क्या कहा? उनका ग्रीक भाषा में इसको कहा डिफरेंट या अलग। उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट और अलग, यानी हेट्रो माने अलग, डिफरेंट पृथक भिन्न। ये तो ये क्या, इस शक्ति का नेचर क्या था? ये शक्ति परिवर्तन, ये बल, बल कहा ना उन्होंने, हमने वात पित्त का तीनों को बल कहा था, शक्ति कहा था, उन्होंने भी शक्ति कहा था इन्यांग को, इन्यांग दो बलों के रूप में हुआ। तो ये बल क्या करता? परिवर्तन में विश्वास करता है और वो चाहता है कि परिवर्तन हो, लगातार परिवर्तन होता रहे। होमोबल क्या हुआ? दूसरा बल होमोबल। अब देखिएगा, ये आप लोगों को पढ़ेगा, किताबों में पढ़ेगा, हम लोग ट्रिटाइज सॉरी, हम लोग जब सेमेस्टर 3 में जाएंगे तो ये सब 3-4 में किताबें हमारी आयुर्वेदिक की इसी में मिल जाएंगी आपको, होमो हेट्रो। तो होमो बल दूसरा बल है, इसको ग्रीक भाषा में कहा गया सिमिलर, समान। तो ये बल क्या कह रहा था? ये परिवर्तन का विरोधी था। नो, देयर शुड बी नो चेंज, कुछ नहीं, वैसे सबको होना चाहिए, सबको बराबर हो जाना चाहिए, सबको, प्रत्येक वस्तु घटना को अपरिवर्तित जो भी है उसमें देयर शुड बी नो चेंज एट ऑल। ये दूसरी बल हुई। तीसरी शक्ति क्या हुई? जो तीन प्रकट शक्तियों की बात कर रहे हैं, तीसरी शक्ति क्या है? सामंजस्य वाली शक्ति है। इसको न्यूट्रो कहा, NEUTRO, न्यूट्रो बल कहा। इसको लैटिन भाषा में इसको क्या कहा गया? न यह न वह। अब कल्पना करिए, नेति नेति, हम लोग नेति नेति, भारतीय दर्शन में नेति नेति है, न ये न वो, तो वही कंसेप्ट है। उन्होंने कहा तीसरी शक्ति, उन्होंने कहा न्यूट्रो बल है। लैटिन भाषा में इसको कहा गया न यह न वो, यानी नेति नेति। हम तुलना कर रहे हैं, हम लोग तुलना करते रहे, थर्ड सेमेस्टर के बाद वाले तुलना करते रहे, दूसरे सेमेस्टर वाले समझते रहे। इसको कहा गया, ये बल क्या है? होमो बल और हेट्रो बल के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए दोनों बलों को नियंत्रित कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, दोनों बलों को हम संतुलन और सामंजस्य के तुम लाए रहे, दोनों अब लड़ रहे हो, नहीं, हम दोनों के बीच में संतुलन लाएंगे और सामंजस्य, एक कोहेसिव रिलेशनशिप आपके बीच में बना देंगे। ये हमारी शक्ति का वो है। इन यांग से तुलना करिए, हम लोग अब होमो को हम लोग इन कह सकते हैं, क्या?
वो कह रहा परिवर्तन के विरोधी, अपने में सिकुड़ा रहना चाहता होमोबल, तो इन भी तो सिकुड़ा रहना चाहता है। वो कहता अंतःस्त्र में डूबा हूं, कहीं बिल्कुल नीचे डूब गया, कुछ नहीं करना चाहता। हेट्रो कहता है हेट्रो यांग है, मूवमेंट करना चाहता है, लगातार बाहर भागना चाहता है। तो ये है केवल होमो और, अब देखिए, केवल होमो और केवल हेट्रोबल एक स्थायी और व्यवस्थित सिस्टम का निर्माण नहीं कर सकते। अगर केवल होमो हो कि सब लोग हो जाएं तो कोई मूवमेंट ना हो, और अगर हेट्रो हो तो लगातार मूवमेंट होता रहे, तो संसार इससे नहीं चलता है। व्यवहारिक जगत में दोनों के बीच में सामंजस्य आवश्यक था। इसलिए वास्तविक संसार में जीवन को गतिशील बनाने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए एक न्यूट्रॉन नामक बल क्रिएट हुआ। इसका नाम था NE2UTRO, न्यूट्रो। इसी बल का, यही बल है जो वास्तविक संसार में जो भी काम कराता है, जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, जो विकसित हो रहा है, उसमें उतनी गति नहीं है जितनी गति यांग हेट्रो में होनी चाहिए या हेट्रो में होती। वो तो लगातार मूवमेंट कर रहा था, वो लगातार विकास कर रहा था। तो अधाधुंध, जिसको बोल रहे हैं अधाधुंध विकास की नहीं था, ये इसने कहा नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलपमेंट भी हो और रुकावट भी हो। तो पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व को लाने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए, सामंजस्य करने के लिए यह शक्ति उत्पन्न हुई। ये तीसरी शक्ति थी। तो चौथी शक्ति क्या है, जो मेन शक्ति क्या है, अब आप हम लोग पढ़ेंगे, वो न्यूटो है। NEUTO, न्यूटो। अब ये कंसेप्ट है। तो ट्राई ओरिजिन का विचार, प्रोफेसर ताग ने कहा कि ट्राई ओरिजिन का विचार मूल विचार है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु, घटना और उसके विकास में यही मूल रूप में है। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी स्थिति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी कह लीजिए, उसके विकास के, उसके डेवलपमेंट में, उसके मूवमेंट में यही मूल में है। स्पेस में देखिए क्या है, टाइम 3 है ना, स्पेस में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। समय में क्या, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। शरीर के 3 भाग हैं, ये सर, धड़, हाथ पैर, पैर। हाथों पांव के 3 भाग हैं, 1 2 3, और यहां भी है 1 2 3 1 2 3। तो ये जो कंसेप्ट है उनका ट्रायंगल, वो जो ट्राई ओरिजिन माने 3 शक्तियों का, 3 शक्तियां हर जगह हैं। तो ब्रह्मांड के 3 घटक। अब यहां से शुरू हुआ, उन्होंने कैसे आगे डेवलप किया अपने थ्योरी को। उनका मैटर, हम लोग कहते हैं साइंस में कह रहे थे मैटर एंड ऊर्जा, यही तो कह रहे थे हम लोग। और मॉडर्न साइंस में 2 ही चीज कह रहे थे कि मैटर है और एक ऊर्जा है। प्रोफेसर पार्क ने एक और कंसेप्ट जोड़ा, वह का मैटर तो होमो शक्ति है भाई, संग्रहित है, कोई बात नहीं। ऊर्जा न्यूट्रल है क्योंकि मूवमेंट है। उनका ज्ञान, ये कौन बताएगा कि कौन मैटर है कौन ऊर्जा है? ये ज्ञान जो है, दिस इज हेट्रोफोर्स। ये जो मैटर है और ये ऊर्जा है, इसको ज्ञान देने के लिए कौन बताएगा कि हु इज मैटर, विच इज मैटर, विच इज योर एनर्जी, ये बताने के लिए ज्ञान है। दिस इज हेट्रोफोर्स। तो भौतिक संसार में भी क्या हुआ, पदार्थ के 3 रूप हो गए। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। तो गैसेस क्या हुआ, होमो, वो हेट्रो, मूवमेंट, लगातार मूवमेंट, ऊपर उड़ जा रही है, भाग जा रही है, दूर जा रही है। हो सॉलिड क्या है, रुक गई, नो मूवमेंट, देयर शुड बी नो मूवमेंट। और लिक्विड बीच की स्थिति है, न्यूट्रो। ठीक है, तो ये न्यूट्रो फोर्स, 3 फोर्सेस के रूप में इस तरह कहा। तो उन्होंने इसका उदाहरण देके संसार की बहुत चीजों को बताया उन्होंने। इस प्रकार यदि किसी घटना के गुणों की बात करें तो भी क्या होगा, गुण में क्या होगा, या तो एक्सपेंशन होगा, या कॉन्ट्रैक्शन होगा, या इक्विलिब्रियम होगा। तो यानी बढ़ रहा है या उसको संकुचित हो रहा है, और या इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच में मध्य में सामंजस्य किए हुए। तो तीनों फोर्स हो गए, एक बढ़ने वाला हेट्रो, एक सिकुड़ने वाला होमो, और तीसरा इक्विलिब्रियम वाला न्यूट्रो फोर्स। तो 3 फोर्सेस के आधार पर इन्होंने कहा। सृष्टि में क्या है, क्रिएशन, क्रिएशन माने हेट्रो, प्रलय माने होमो, और प्रिजर्वेशन माने न्यूट्रो। यही कह लीजिए, सृष्टि माने ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं,
उसको रचन मतलब जैसे अय है उसका सबका पालन पोषण करते हैं, और डिस्ट्रक्शन काम करना महेश का है। तो वो कंसेप्ट में हेट्रोबल। इस बल का मूल स्वभाव शर्तहीन परिवर्तन है, कोई नो अनकंडीशनल चेंज शुड बी देयर। कह रहा है हेट्रोबल कि देयर शुड बी अनकंडीशनल चेंज। ये सभी के लिए है, कह रहे हैं कि स्पेस और टाइम में। और उन्होंने कहा कि देखिए स्पेस और टाइम में क्या है, दोनों के परिप्रेक्ष्य में है ये। कैसे कैसे देखिए उदाहरण, स्पेस में, अगर स्पेस में आप हैं तो आपकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर आप स्थित हैं, अगर मान लीजिए स्पेस में सही है तो टाइम में सही नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु की स्थिति स्पेस में बदलती कैसे, चाहे ये जो बदलने का कारण है, उनका कि दिस इज ड्यू टू हेट्रोफोर्स। उन्होंने कहा क्यों हेट्रोफोर्स की वजह से, कहा कि कोई भी विशालकाय स्थिर हो, कोई भी जो भाई बल आप बोलते हैं उसमें भी गति होगी। पृथ्वी को हम मानते हैं तो पृथ्वी में भी गति है, दो कारणों से। एक तो पृथ्वी के अंदर गति है और एक पृथ्वी के बाहर गति है। पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, कण हैं, उन कणों में तो गति हो रही होगी, तो उनमें कणों की गति है, तो वो भी यानी परिवर्तन उसमें भी हो रहा है। और जो बाहर है उसका मूवमेंट भी हो रहा है, वो भी अपना मूवमेंट कर रही है, घूम रही है। और कभी वो दो तरह का मूवमेंट है, एक अपने एक्सेस में घूम रही है और एक किसी सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो दोनों में परिवर्तन है। तो यानी स्पेस में किसी भी कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी वस्तु है, उसमें स्थिति में परिवर्तन स्पेस में होता जा रहा है। दूसरा क्या है, वस्तु के आकार, स्वरूप, आयतन और परिमाण में परिवर्तन, ये भी दिस इज ड्यू टू हेट्रोबल। कोई भी उन्नति करेंगे, कोई भी विकास करेंगे, कोई भी विस्तार करेंगे, तो ये इसी की वजह से होगा। जो आज आप हैं वो कल आप नहीं हैं, या उस क्षण आप नहीं हैं। दर्शन भट्ट जी आज अभी जो है, इस क्षण के बाद काल का तो अंतर हो गया और वो रूप परिवर्तन हो गया। चाहे जो ही परिवर्तन, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको समझ में आए या ना आए, परिवर्तन हो गया। मुझ में परिवर्तन तत्क्षण हो रहा है, जिस समय मैं हूं उसमें मेरा परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये कोई भी उन्नति, कोई भी विकास, कोई भी विस्तार, ये जो केवल है वो हेट्रोबल के कारण है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, साइंस की भाषा में देखिए, किसी वस्तु में अनेक कण अलग होते हैं, कुछ नए कण जुड़ते हैं और कुछ अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक होता है, बड़े परमाणु छोटे परमाणु में, बड़े अणु छोटे अणु में परिवर्तित होते हैं, फिर छोटे अणु, फिर चार अणु मिल जाते हैं, फिर सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो है, ये कारण ये है, ये कौन सा है, दिस इज ड्यू टू हेट्रोबल। ये विचारणीय है कि वास्तविक संसार में कोई भी दो वस्तुएं घटना समान नहीं है। हम लोग कहते थे सामान्य विशेष में कि कोई भी दो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने गुण, अपने कर्मों के आधार पर, अपने द्रव्य गुण कर्म के आधार पर अलग हैं, सब विशेष हैं, कोई सामान्य नहीं है। सामान्य की अवधारणा एक सामान्य को, एक को कैलकुलेशन सिस्टम के लिए बनाई गई है, नहीं तो सब विशेष है। तो वही वो भी कह रहा है, कोई भी दो वस्तुएं घटना समान नहीं है, चाहे कितना भी साम्य हो। दो भाइयों में चाहे जितना भी वो मिलते हों, जुड़वा भाई भी हों दो, लेकिन अगर वो खड़े हैं तो स्पेस में उनकी स्थिति भिन्न है, इसलिए समान वो भी नहीं। वो हाइड्रोजन के दोनों अणु भी समान नहीं है, क्योंकि स्पेस में एक यहां पर है तो एक यहां पर है। तो यानी स्पेस और टाइम स्पेस के फ्रैक्शन में आप कोई भी दो चीजें समान नहीं है। तो इस प्रकार हेट्रोबल क्या होता है, वो कहता है हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, स्थिर नहीं रहना है, अनिश्चित। तो ये क्या कहता है, इसकी वजह से अनिश्चितता रहती है। और ये अब अगर अनिश्चितता होगी, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक मूवमेंट का, और निश्चित नहीं है, तो ये अव्यवस्था को जन्म देगा। तो ये हेट्रोबल का निगेटिव पॉइंट है। अब होमोबल क्या हुआ, होमोबल ने कहा कि इस बल का स्वभाव है क्या, शर्तहीन अपरिवर्तन, अनकंडीशनल, देयर शुड बी नो चेंज, अनकंडीशनली नो चेंज। कहता नो, देयर शुड बी नो चेंज, कोई अनकंडीशनल। ये उसी स्थिति में या समान स्थिति में रहना चाहता, कहता है इसी जो जिस स्थिति में है कल भी इसी स्थिति में रहे। अगर हेट्रोबल
किसी प्रक्रिया को जन्म देना चाहता है, वो चाहता है कि मूवमेंट हो, विस्तार हो, ये कहता है रोक दो, उसका विरोधी है, प्रतिकार करता है, प्रतिक्रिया रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, नो। तो अगर हेट्रो को हम सकारात्मक मान लें तो इसको हम लोग नकारात्मक मानना पड़ेगा, उसको सक्रिय मान लें तो इसको निष्क्रिय मानना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। होमोबल चाहे हेट्रो बल की गति को, अब ये क्या करता है, उसकी हेट्रो बल की जो गति है उसको रोकना चाहता है, कहता है ना हम रोकने पूरी कोशिश करता है, भले रोक ना पाए तो क्या करेगा, उसकी गति को मंद कर देगा, जिस गति से वो हो रही है उस गति को वो मंद कर देगा। ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूरा रोक देगा, रोकने का पूरा प्रयास करेगा, रोक पाए चाहे ना पाए, लेकिन उसकी गति को मंद कर देगा, यानी कुछ काम कर देगा, अपना काम पूरा करेगा उस रूप में। होमोबल परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद, धीमा कर देता है। इसीलिए अब इसका तुलना करिए, इसीलिए वास्तविक संसार में परिवर्तन जो होता है इतनी तेजी से नहीं होता, धीरे धीरे सहजता से होता है, और तेजी से, बहुत तेजी से नहीं होता कि बहुत काफी सोच विचार की बात होता है। आप देखिए गर्मी की बात तुरंत जाड़ा नहीं आता ना, गर्मी के बाद बारिश होती है तो इतनी तुरंत बारिश होती है, धीरे धीरे करके बारिश होती है, फिर बारिश जब हुई तो धीरे धीरे करके ठंडक आती है, ठंडक पे आती है, फिर गर्मी आती है, तो फिर धीरे धीरे गर्मी आती है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि आज ठंडक पड़ रही थी और कल तुरंत जो है गर्मी पड़ जाए, फिर तुरंत परसों बारिश हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे, ये होमोबल के कारण धीरे धीरे मंद, जो प्रक्रिया है गति उसकी मंद। अब होमोबल क्या करता है, समानता का नियम, कहता है सिमिलर होना चाहिए ना, तो समानता के नियम के लिए संघर्ष करता है, पूरा लड़ाई करता है, नो देयर शुड बी नो चेंज, और हम समान होना चाहिए। वास्तविक संसार में प्रत्येक वस्तु, घटना, व्यक्ति में मूल रूप में समानता है। कैसे? जैसे सभी जड़ चेतन की इकाई सेल है, हम कहते हैं ना सेल, तो जब सेल की बात करते हैं तो कहते हैं ना सबकी इकाई सेल है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये समानता पॉइंट है कि सब सेल है, सब सेल है, तो कहता है सब सेल हो, वो ये इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत के उसमें कहता है कि ये सारे सेल के हैं, ये हम कहना चाहते हैं, यानी समानता है। तो सेल एक समान संरचना है, तो उसी प्रकार एटम भी देखिए, एटम भी तो सब जगह है, तो एटम है, और आप मॉलिक्यूल कह दीजिए, तो एटम सब में समान रूप से मौजूद है। तो इसलिए होमोबल पूरे संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों को आपस में कहता है कि संबंध बनाइए, उन्हें मिलाने में एक अहम भूमिका, इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये सबको मिलाने के लिए यही करता है, यही तत्पर है, क्योंकि कहता है कि चाहे भले कोई भी ऑर्गन हो, उसको हम कहते हैं कि सेल है, एक सेल है इसका सेल, उसको दूसरे को भी सेल कह देते हैं। तो ये जो समानता का पॉइंट आता है, ये होमोबल के कारण है। होमोबल सभी चीजों को अपने मूल रूप में आने के लिए प्रयास रख जाता है, प्रयास क्या करता है कि मूल रूप में आ जाए, इसीलिए चाहता है कि सारी घटनाएं पुनरावृत्ति हो, सब पुनः आवे, फिर लौट के आवे, जाड़ा, बरसात, गर्मी, फिर सर्दी, फिर मौसम, फिर मौसम परिवर्तन, फिर जाड़ा, फिर गर्मी, फिर बारिश, फिर जाड़ा, फिर गर्मी, पुनरावृत्ति के शिकार जो हो रहे हैं, ये पुनरावृत्ति के कारण होमोबल के कारण हो रहे हैं। नहीं तो हेट्रोबल करता कि वो गर्मी क्रिएट करता चला जाता और लगातार गर्मी करता रहता, गर्मी जल जाता सब, तो उसका नहीं, गर्मी के बाद ठंडक कर दिया, तो ये इसका ताकत है, वो लौटा दिया उसको, फिर ले आया बारिश की तरफ, फिर ले आया, तो पुनरावृत्ति की घटना जो है वो होमोबल के कारण है। ये हम लोग को देखिए सिद्धांत को समझना है, और बहुत इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि सिद्धांत को आप इस पे पारंगत हो जाएंगे, इस सिद्धांत के आधार पर क्यों हम लोगों ने मेरिडियन किया वो समझ जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। होमोबल प्रत्येक नए परिवर्तन को रोकना चाहता है, तो रोक नहीं पाता, तो क्या करता है, प्रक्रिया को मंद कर देता है। जो आपका हेट्रोबल बहुत तेजी से बढ़ा था उसको धीमा कर देता है, मोड़ देता है, देखिए उसको मोड़ देगा, उसको मोड़ देगा। संकुचन, एकीकरण, साधारणीकरण, समानता आदि के रूप में इसके प्रभाव को हम लोग जान सकते हैं। सब जब एकीकरण की बातें हैं, जब संकुचन की बात करते हैं, तो यही होमोबल हमारे पास दिखाई पड़ता है। इसीलिए जीवित प्राणियों में क्या करता है, ये क्षरण और मृत्यु बल आता है।
जब मृत्यु लाता है तो क्या होता है, सभी जीवंत जो है सभी अलग अलग थे, सभी हेट्रो थे, सब अलग अलग थे। अब जब उसने मृत्यु ला दिया तो सब समान हो गए, कोई स्पंदन शेष नहीं, सब समान, कोई जीवन शेष नहीं, सब समान। तो ये होमोबल के कारण होता है कि सभी चीजों में, क्योंकि मृत्यु होने पर शरीर को क्या होता है, केमिकल में परिवर्तन, शरीर तो केमिकल हो जाता है, तो केमिकल में परिवर्तन हो जाता है और सभी में समानता हो जाती है, सभी केमिकल हो जाते हैं, तो इसलिए अंतर समाप्त हो जाता है जो जीवन का है। अब तीसरा न्यूट्रोबल क्या है, ये बल अदृश्य है। या तुलना वहां करिए, वहां हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूट्रोबल, हम कहते थे परम सत्ता या आत्मा, हम कहते थे परमात्मा या आत्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम कहते थे ना कि हमारा जो आत्मा है वो हमारे परमात्मा का अंश है के रूप में है, और जितना वो चेतन है उतना ये भी चेतन है, वो भी तो चेतन है, परमात्मा चेतन है, हमारी आत्मा चेतन है, और ये अमल है, मतलब कोई इसमें दोष नहीं है, सहज है, सुख राशि, सुख की खान है, इसमें कोई दुख का नाम ही नहीं आता है। तो ये अदृश्य है, अप्रकट है, सर्वव्यापक है, सर्व समाहारी है, सबको समाहित करता है, विशाल है, विराट है। परमात्मा विशाल है, विराट है, अदृश्य है, अप्रकट है, सर्वव्यापक है, विभु है, इसको विभु कहना चाहिए। सर्वव्यापक माने हमेशा सब जगह व्यापक है, विभु है, सब एक साथ देख सकते हैं, सर्व समाहारी, सबको अपने में समान किए हुए मूल शक्ति है, जो एक जीरो संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु है। अब ये जीरो संसार क्या है, प्रोफेसर पार्क जेवो ने जिसको जीरो संसार कहा, हम भारतीय दर्शन में उसको तम कह सकते हैं, ये तम की प्रतिकृति है। जीरो संसार से वास्तविक संसार, मैंने तम से वास्तविक रचना जो हुई, जो सृष्टि हुई, तो तम से सृष्टि आई, तो ये हमारा वास्तविक संसार है, और वो तम जो था वो हमारा जीरो संसार था। तो जीरो संसार से वास्तविक संसार के बीच एक सेतु है, तम से सृष्टि होने की दर्शन। ये जीरो संसार वास्तव में तम का प्रतिरूप है। ये बल जीरो संसार से क्या करता है, जीरो संसार से वास्तविक संसार को बनाने के लिए कार्यशील है। ये क्या कहता है, ये शक्ति जो है, ये प्रतिकृति किसकी है, परमात्मा की। तो ये क्या है, ये न्यूटन बल क्या करता है, ये जो जीरो संसार है उससे एक नए वास्तविक संसार को बनाने के लिए प्रयत्न करता रहता है, और हम भी तो देखें, और वास्तविक संसार के बीच के द्वार को खोल देता है। जैसे हम लोगों ने कहा ना कि शब्द, आयुर्वेद पढ़िए कि सबसे पहले तम में शब्द की उत्पत्ति हुई और उसने आकाश को बना दिया, फिर स्पर्श की हुई, उसने स्पर्श की हुई और शब्द स्पर्श दोनों शामिल होकर के उन्होंने वायु बना दिया। उसी तरह तो ये संसार क्या कर रहा है, जीरो संसार से, जीरो संसार माने तम, जीरो संसार से वास्तविक संसार माने जो सृष्टि है उसके बीच के द्वार को खोल देता है, ताकि विकास हो सके, ताकि वास्तविक संसार बच सके, बन सके, है ना, रचना हो सके उसकी। अब देखिए यहीं पर उनका, अब उनकी थ्योरी पर विचार करिएगा। सबसे पहले इस द्वार से कौन निकलता है, हेट्रोफोर्स, हेट्रोफोर्स निकलती है, और वो क्या है, अब वो तो तम में थी, अभी तक तम में थी, यानी अभी जीरो संसार में थी, और उसका काम क्या है, वो कहता है कि हम तो पूरा, वो शक्ति कहती है कि हम तो नए संसार की रचना करेंगे। तो वो क्या करेगा, वो तम से दूर भागना चाहता है, बहुत दूर, तो वो सीधे भागता चला जाता है और रचना करने लगता है कि रचना, जितनी भी रचना हो जाए, रचना हो जाए। अब इससे घबराहट होती है, तो ये विकास कब तक, कितना विकास, कैसे विकास, तो जैसे ही इसी द्वार से होमोबल निकल लेता है, होमोबल दूसरा बल निकलता है, वो कहता है परिवर्तन को, वो तो परिवर्तन के विरोधी है, वो उसको कहता है, रोकना चाहता है कि तुम रुको, तो तुरंत निकलता है, और जो हेट्रो बल द्वारा जो कोई परिवर्तन है उसको वो रोकना चाह रहा है, भले रोक ना पाए लेकिन रोकना चाहता है, उसको धीमा करना चाहता है। अब तीसरा बल क्या है, अब दो, यही न्यूटन बल माने यही परम सत्ता का प्रतिकृति, परम सत्ता के रूप में मान लीजिए। न्यूटन बल
स्वयं किसी परिवर्तन प्रक्रिया और प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। इसको हम लोग क्या कहते हैं अपने उसमें, जैसे एंजाइम हमारा होता है, तिवारी जी एंजाइम होता है ना, किसी जैसे एंजाइम हमारे यहाँ अगर मॉडर्न साइंस में कहें तो एंजाइम हमारा किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो ये क्या है, ये बिल्कुल दृष्टा है। जैसे आत्मा, तुलना करिए आत्मा की, आत्मा केवल दृष्टा है, कुछ नहीं करता। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। वो तो कहता है ये स्वयं भाग नहीं लेता। जीरो संसार भी वास्तविक संसार, दोनों संसार है, तम भी है और तम के साथ सृष्टि है। तो जीरो संसार भी वास्तविक संसार के साथ कायम है। जैसे ही वास्तविक संसार समाप्त होगा, ये तम में समाहित हो जाएगा, ये जीरो संसार में चला जाएगा। तो जीरो संसार यानी तम भी है, वास्तविक संसार के साथ कायम है। और न्यूटन बल क्या करता है, ये बल प्रत्येक स्थान और समय में जीरो संसार और वास्तविक संसार विद्यमान है। वहां भी था, यहां भी है। ये परमात्मा है, ये वहां भी है, यहां भी है। ये परमात्मा के रूप में वहां विद्यमान, हर जगह विद्यमान है ना। तो वो किसी भी संसार में कहीं भी हो, वो वहां पर विद्यमान है, इस रूप में। स्वयं में निर्विकार है, निर्विकार है परस्तात्मा, निर्विकार है। निर्विकार भाव से दृष्टा के रूप में केवल देखने वाला है, कोई कुछ नहीं, चुपचाप देखता रहता है, स्वयं को प्रकट नहीं करता। संसार की प्रत्येक घटना को, वस्तु को निर्लिप्त भाव से देखता है, कोई जिससे कोई मतलब न हो, सबका करता है, सब यही इसी ने क्रिएट किया है, लेकिन सबको देखिए, सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जैसे आप किसी घटना में देखें और होते रहे, और आप घटना को ऐसे आंखों से मुक्त भाव से देखते रहें और घटना होती चले जाए, तो लोग कहेंगे ना कि बड़े निर्विकार भाव से देख रहे हैं आप, आपको इससे कोई वो प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव समझ में नहीं आता। वैसे ही ये जो ये जीरो न्यूटो है, न्यूटो बल है, वो सब घटना को देख रहा है, उसमें बाधा भी नहीं देता, रोकता भी नहीं है, चीजें होती रहे, क्योंकि उसने तो क्रिएट किया, वो सब अपना काम कर रहे हैं। इस बल की उपस्थिति मात्र से वास्तविक संसार के सभी कार्यकलाप होते हैं। यही भारतीय दर्शन में परम सत्ता या उसकी प्रतिकृति है, परम सत्ता है या उसकी प्रतिकृति, जो भी आप कह लीजिए, आत्मा परमात्मा जो भी, ठीक। अब तीसरा बल, चौथा बल, तीन बल हो गए, चौथा बल न्यूट्रो बल। न्यूट्रो बल क्या है, ये बल एक स्थायी, अभी क्या है, ये बीच में क्या करता है, कोहेसिवनेस, मतलब दोनों को जोड़ना चाहता है, एक ताकि काम तो ठीक से हो, एक जा रहा है दूसरा रोक रहा है, ये क्या सब है। तो वो कहता है कि नहीं, एक बैलेंसिंग होना चाहिए। तो स्थायी व्यावहारिक अस्तित्व देने के लिए समन्वयकारी बल है, समन्वय, दोनों के बीच में सामंजस्य लाना समन्वयकारी है। होमो और हेट्रो के बीच के जो बल के संयुक्त प्रभाव के कारण सत्ता में आया, इसको सत्ता में प्रकट किया गया, बनाया गया कि भाई दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप आइए और ठीक करिए। ये प्रभाव के कारण सत्ता में आया और सभी गुणों को, अब देखिए सब, अब चूंकि होमो हेट्रो के बल के संयुक्त प्रभाव से, इसलिए इसमें न्यूट्रो बल में सारी चीजें समाहित है, न्यूट्रो का भी, वो होमो का भी, हेट्रो का भी, और न्यूट्रो का तो है ही है, उसने बनाया है। तो न्यूट्रो और होमो हेट्रो तीनों के बलों को, गुणों को अभी अपने में समाहित किए हुए हैं। और ये हेट्रो बल की तरह देखिए, इसीलिए अब तीनों के बल हैं, ये तीनों का पुत्र है या पुत्री है, तो ये क्या कर रहा है, मदर फादर सबके गुण लिए हुए है। ये हेट्रो बल की तरह तीव्र भी है। जैसे आपके माता पिता के रूप में हो, तो मान लें पिता बहुत तेज हो, तो आप कहेंगे बच्चा भी उसी तरह तेज होगा, उनका पिता वो है, और तेज हो सकता है या गतिशील हो सकता है, और होमो बल की तरह मंद हो सकता है, धीमा हो सकता है। अगर आप कहेंगे बहुत शांत और निर्विकार रूप में है, कोई मदर का नेचर है, तो कहेंगे बच्चा जब निर्विकार या शांत रहता है, तो कहते हैं अरे ये तो मदर की तरह बिल्कुल वही है, तो उसकी तरह मंद हो सकता है। और न्यूट्रो बल की तरह शांत और निर्विकार। न्यूट्रो बल में क्या गुण था, शांत और निर्विकार। निर्विकार है परस्तात्मा, ये कहा गया है हमारे आयुर्वेदिक में। तो निर्विकार है, तो निर्विकार रह करके
कभी तीनों, कभी बहुत तेज होता है, कभी मंद भी हो सकता है और कभी निर्विकार हो सकता है। तो तीनों के गुणों को इसने समाहित किया हुआ है। इसके अलावा अब देखिए, अब तो अपना क्योंकि पुत्र है या पुत्री है तो ये इसके अपने भी तो गुण होंगे, इन उन माता पिताओं का गुण तो लिया ही है, अपना भी गुण लिया हुआ है, तो इसके अलावा अपने भी गुण हैं। इसलिए वास्तविक संसार की जो अनेकता में कई चीजें हैं, भी सारे संसार को, वहां क्या अनेकता क्या है, वहां अलग अलग तरह के है। एक फोर्स दौड़ रही है बहुत तेजी से, एक फोर्स रोक रही है, एक फोर्स शायद निर्विकार देख रही है। तीन तरह के फोर्सेस हैं। तो कह रहा है इन सब परिस्थितियों में भी, अनेकता में भी, सारे संसार को एक स्थायित्व और स्थिर स्थिति देने के लिए जिम्मेदार भी है और ये प्रयत्नशील भी है। ये पूरी कोशिश इसकी है कि बढ़िया से एक वास्तविक संसार की रचना हो सके। परमात्मा सत्ता न्यूट्रो बल के माध्यम से, न्यूट्रो बल के रूप में अभिव्यक्त होती है। न्यूट्रो बल तो एक उसके माध्यम से करती है, लेकिन क्रिएट क्या किया, न्यूट्रो बल। तो ये इसमें अपने को अभिव्यक्त करती है, क्योंकि यही जो है बैलेंस कर रही है ना फोर्स को, होमो को भी हेट्रो को भी बैलेंस कर रही है। इसलिए न्यूट्रो बल को परम आत्मा के प्रतिनिधि या अंश आत्मा के रूप में मान सकते हैं। यही न्यूट्रो बल संसार में जीवन का परिचालन करने में सहयोगी है। यही तो जीवन का परिचालन कर रही है, यही न्यूट्रो बल जीवन का परिचालन कर रही है। और परम आत्मा का निवास न्यूट्रो बल में है। इसी में परम आत्मा का निवास माना, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर इसने न्यूट्रो बल ने जो किया है, न्यूट्रो बल के माध्यम से न्यूट्रो बल अपने को परमात्मा न्यूट्रो बल के रूप में अभिव्यक्त कर रही है और कह रही है क्या सब इसमें कौन सा गुण होंगे, जो भी परम सत्ता के गुण हैं वो इसमें है। वो दया भाव से देख रही है तो दया भाव, प्रेम से वो प्रेम, सहायता, सहयोग, संस्कार, संस्कृति, सब गुणों के द्वारा ये इसमें समाहित होते हैं। इस बल में, किसमें? न्यूट्रो बल में। न्यूट्रो बल क्योंकि दोनों होमो और हेट्रो बल के मध्य संतुलन करता है, इसलिए उसके कार्य एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया की तरह चलते रहते हैं। वो कॉन्टिन्यूअस में आपको लगता है, आपको समझ में भले आए ना आए, लेकिन वो एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहता है। वो बहुत तेज भी नहीं होता, बहुत धीमा भी नहीं होता, वो एक सिस्टमेटिक उससे चलता रहता है। सभी कार्य होते हैं, संकुचन भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है, आराम भी होता है, श्रम भी होता है, विस्तार भी होता है, हम थोड़ा सा अपने को संकुचित भी करते हैं। इन सब के रूप में अपने को कार्य होता रहता है। ये न्यूट्रो बल की ताकत है। अब इसी को उन्होंने इसी को बताया, इसी को ब्रह्मांड का प्रथम नियम बना दिया। अभी तक कोई बहुत देखिए, ये एक कंसेप्ट है, दार्शनिक कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा टफ जा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ठीक है, बोलिए। जी सर। देख, कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको बताना आवश्यक है। अभी अब तुरंत इसे समझ जाएंगे, आगे कैसे होगा जानना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर पार्क जी को इसी नियम के माध्यम से परम सत्ता कौन थी? उन्होंने उसको, परम सत्ता को एग्जिस्टिंग स्पिरिट कहा। क्या कहा? इंग्लिश में उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग स्पिरिट। हम उसको परम सत्ता कह रहे हैं क्योंकि शब्द में समझ में आ जाए। एग्जिस्टिंग स्पिरिट में समझ में नहीं आता, तो एग्जिस्टिंग स्पिरिट ने क्या किया, परम सत्ता ने क्या किया, सबसे पहले न्यूट्रो बल क्रिएट किया। न्यूट्रो बल, अगर परमात्मा माने तो आत्मा मान ले, तो न्यूट्रो बल निर्मित किया जो परम सत्ता की छाया मात्र थी, उसी की छाया थी। तो अपने छाया मात्र में, छाया में उसमें किया, परम स्पष्ट किया। न्यूट्रो के अस्तित्व में आने पर जीरो संसार तम था और वास्तविक संसार के बीच में एक विभाजन रेखा हो गई, दीवार बन गई। परम सत्ता यहां बैठी हुई है, उसने एक फोर्स क्रिएट किया जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रो बल। न्यूट्रो नहीं, न्यूट्रो। तो ये हमारा इधर जो है, ये समझ लीजिए कि एक जीरो संसार था, तम था, और इधर हमारी वास्तविक संसार है। तो इनके मध्य में एक आभासी दीवार बन गई। ऐसा नहीं कोई दीवार थी, एक दीवार टाइप की बन गई। ठीक, इस बाउंड्री लाइन, यही बाउंड्री लाइन है, यानी सीमा रेखा से एक बल, हेट्रो बल निकला।
इसने क्या किया, होमो, इसने न्यूट्रोबल ने हेट्रोबल को निकाल दिया, और ये निकला और ये संसार में परिवर्तन करने लगा, विकास करने लगा, वृद्धि करने लगा, विस्तार चाहने लगा। तो ये जीरो संसार से दूर जाने लगा कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, हम तो विस्तार करेंगे, यहाँ तो चुपचाप बैठे हुए हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इसने कहा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे विस्तार करना है, मुझे विकास करना है, तो भागने लगा। तो भागने लगा तो क्या हुआ, संसार से, जीरो संसार से, यानी तम से वो दूर भागने चाहता था। तो उसने तेजी से, बहुत तेजी से संसार में एक्टिविटी शुरू कर दिया। उसका काम ही था, यही चाहता था वो कि सब अलग, सब बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़े। तो खूब उसने विकास शुरू कर दिया। इसकी कार्य करने की गति से चिंतित हो गया। अब परम सत्ता ने क्या किया, बड़े चिंतित हो गए कि अरे ये तो क्या हो गया, ये तो लगता है सारे संसार में पूरा वही ऐसा क्रिएट कर देगा। तो समरूपता लाने के लिए, कि संसार की वास्तविकता में रहे, तो समरूपता लाने के लिए परम सत्ता ने होमो फोर्स को तुरंत भेज दिया दरवाजे से, उसी दरवाजे से निकाल दिया कि भैया तुम जाओ। अब ये जब गया तो इसने उसके विकास को, इसके जो डेवलपमेंट था उसको रोकना चाहा, कहा रोक, ना तुम इस तरह नहीं जाओगे। तो इसको, परिवर्तन को रोकना चाहा, व्यवधान दिया, और इससे दोनों में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई, गतिरोध होगा, वो भाग रहा है, वो रोक रहा है। तो ये व्यवधान जो उत्पन्न हुआ, तो इसके इस लिए क्या हुआ, इस कारण एक स्थायित्व कायम रखने हेतु परम सत्ता ने न्यूट्रो बल का सृजन किया। परम सत्ता ने क्या हुआ, सोचा कि अरे ये तो संभव ही नहीं है, तो उन्होंने एक न्यूट्रो बल का सृजन किया, जिसमें क्या हुआ, इसमें न्यूट्रो, होमो, हेट्रो सभी के गुणों का समावेश है। न्यूट्रो भी है, होमो भी है, हेट्रो भी है, यानी हेट्रो की तरह गतिशील भी बहुत है, होमो की तरह रुकता भी है, और न्यूट्रो की तरह शांत निर्विकार दृष्टा के रूप में है। तो न्यूट्रो बल ने होमो और हेट्रो में के परस्पर विरोधी प्रभाव को एक नियंत्रित दिशा दिया, और एक स्थायी और लयबद्ध संसार की रचना कर दिया। व्यावहारिक रूप से न्यूट्रो बल की उत्पत्ति के साथ ही अब क्या हुआ, यही न्यूट्रो बल जैसे उत्पत्ति हुई, इसी के साथ जीवन की शुरुआत हुई, क्योंकि जीवन में लगातार गति भी नहीं संभव है, और जीवन में लगातार आराम भी, मतलब उसी जगह ठहरे रहना भी संभव नहीं था। इसलिए न्यूट्रो बल की उत्पत्ति के साथ ही माना जाता है कि जीवन की शुरुआत हुई। इसीलिए इन्होंने उसको फंडामेंटल फोर्स कहा, फंडामेंटल थ्योरी कहा इसको। तो अब देखिए ट्रायंगुलर रूप में उसको उन्होंने कैसे किया कि परम सत्ता ऊपर है, देखिए परम सत्ता लिखा हुआ है ना, एक लाइन खींची हुई है, ये जीरो संसार उधर है, वास्तविक संसार नीचे है। परम सत्ता ने न्यूट्रो बल का क्रिएशन किया, न्यूट्रो बल ने क्या हुआ, हेट्रो बल का क्रिएशन पहले हुआ। जैसे परम सत्ता यहां से निकली जीरो संसार से, हेट्रो फोर्स तेजी से आगे बढ़ी, और होमो फोर्स इधर की तरफ उल्टा हुई, भाई नहीं विकास हुआ। फिर उनके दोनों के सामंजस्य से न्यूट्रो फोर्स नीचे क्रिएट हुई। एक चित्र, ये चित्र के माध्यम से उन्होंने अपने को बहुत काफी कुछ क्लैरिटी दिया। अब देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट इज न्यूटो, पॉइंट क्या है, निर्विकार, कोई स्थिर निर्विकार है, वहीं पर देख रहा है, कहीं कुछ नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। हेट्रो ने क्या किया था, हेट्रो भागने लगा था। तो भागने लगा माने अगर सीधे जाए सीधे भागेंगे तो कैसे भागेंगे, सीधे भागेंगे ना, दौड़ते चले जाएंगे, 100 मीटर डैश, 200, 300, तो वो जो है वो लीनियर लाइन हो गई। तो एक लाइन में, मतलब इसमें वन डायमेंशनल लाइन माने पॉइंट माने बिल्कुल पॉइंट, नो डायमेंशनल। बोलिए, मैथमेटिक्स भाषा है ये। पॉइंट माने नो डायमेंशन, लाइन माने वन डायमेंशन। ये हमारा हेट्रो फोर्स थी, भाग रहा है, वास्तविक संसार है ऊपर, तो भाग रही है सीधे कि बहुत दूर चले जाएंगे। होमो ने क्या किया, टू डायमेंशनल, उसने क्या किया, इसको रोका, इसको अवरोध किया ना, पहला ये जा रहा था डेवलपमेंट, इसको रोका, मूवमेंट दिया। अभी आप देखेंगे मूवमेंट दिया तो रोक दिया, घुमा दिया। और तीसरा फोर्स न्यूट्रो फोर्स हुई, जिसने एक 3 डायमेंशनल इमेज दे दिया।
तो इनमें 3 डायमेंशन हो गए। तो इस तरह उन्होंने बताया कि इस तरह संसार की रचना हुई कि 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन बने। पहले पॉइंट बना था, कोई डायमेंशन नहीं, फिर 1 डायमेंशन हेट्रो, फिर होमो और फिर न्यूट्रो, 3 डायमेंशनल इमेज हुई। ये 3 डायमेंशन मतलब जिसको कहना चाहिए जो संसार में स्थिति है। तो न्यूट्रो केवल एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा हेट्रो की उत्पत्ति हुई, सीधे एक रेखा में, एक रेखीय। फिर 2 काटती हुई रेखाओं से एक प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन की उत्पत्ति हुई, दिस इज होमो। और फिर 2 डायमेंशन प्लेन के बाद 3 डायमेंशनल स्पेस न्यूट्रो की उत्पत्ति हुई। ये कंसेप्ट है उनका ट्राइवर्जन में। ट्राइवर्जन मॉडल में न्यूट्रो के जन्म के साथ प्रकाश में, मतलब ये ट्राइवर्जन मॉडल कहा गया, जैसे न्यूट्रो का जन्म बताया उससे प्रकाश में आ गया। इसमें 2 सत्ता पोलर है। कौन पोलर है? देखिए पोलरिटी किसमें है, एक होमो हेट्रो, हेट्रो अगर पॉजिटिव है तो होमो निगेटिव, हेट्रो अगर प्लस है तो होमो माइनस, अगर हेट्रो जो है साउथ है तो होमो नॉर्थ। 2 सत्ता उदासीन है। न्यूट्रो तो उदासीन है, न्यूट्रो भी उदासीन है, न्यूट्रो भी उदासीन है, वो भी देखिए वो भी उदासीन है, वो भी उदासीन थ्योरी है, क्योंकि वो भी बहुत अधिक वो नहीं है, दोनों के बीच में सामंजस्य कर रहे, तो बहुत ऐसा नहीं कि वो किसी तरफ पक्ष में ले रही हो, उदासीन है। तो ये सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के पूर्व का सिद्धांत है। अब इस तरह देखिए न्यूट्रो, होमो, हेट्रो और न्यूट्रो, फिर न्यूट्रो, होमो, हेट्रो, ये ट्रायंगल के रूप में उन्होंने पूरा बताया। फिर बताया कि होमो हेट्रो 2 फोर्स हैं, न्यूट्रो एक तीसरी फोर्स है, और न्यूट्रो बीच में है, सत्ता में तो वही है, बीच के उसमें वही है, उसी की वजह से हेट्रो होमो सबका उत्पत्ति हुई है। तो वो बीच में केंद्र बिंदु में है, उसी को अगर उलट दीजिए तो न्यूट्रो ऊपर हो जाएगा, न्यूट्रो हो जाएगा, होमो हेट्रो नीचे आ जाएंगे। तो इस रूप में उन्होंने डायमेंशन के किया होमो। अब इस तरह अगर रेखी पाले तो ऐसे त्रिभुज का जो आकार हुआ वो कर दिया, फिर यहाँ सिंगुलर इस तरह रूप में कर दिया। ये उन्होंने अपनी डायमेंशन भी किया। नंबर सिस्टम को उतना मत समझिए वो, क्योंकि बेकार कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इससे हम लोग समझें क्या, देखिए अगर स्पेस में प्रदर्शित करना हो तो न्यूट्रो क्या है, एक बिंदु के रूप में, हेट्रो क्या है, एक लाइन के रूप में, वेक्टर लाइन के रूप में जैसे बिल्कुल, और होमो क्या है, देखिए देखिएगा ये देखिए ये क्या, सर्किल की तरह, जो जैसे यूं मूवमेंट हो रही था उसने तुरंत रोक दिया, उस बिंदु पे जहां बिंदु था वो उस बिंदु से कोई चीज बढ़ी तेजी से ही हो, होमो ने क्या किया, मोड़ दे दिया। तो इसको स्पिन ले रहा है, ये न्यूट्रो पॉइंट के इर्द गिर्द अपने मूवमेंट लेगा, स्पिन की तरह मूवमेंट लेगा। और न्यूट्रो क्या है, स्पाइनल, जो बिंदु लाइन और स्पिन का समेकित रूप है। तो अब इसको भारतीय दर्शन में जो उन्होंने पहला कंसेप्ट लिया और कहा कि हम लोग बोलते नहीं है कि ब्रह्मांड में ओम की आवाज सुनाई पड़ती है, वो देखिए कैसे उन्होंने कहा कि यही परम फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स थी। कैसे, ओम, ओम में देखिए, ओम में ऊपर क्या है, बिंदु। सब लोग हाँ बोलिए, इसमें तभी समझ में आएगा। जी सर। ओम में यस सर, बिंदु है, यस सर, क्या है, न्यूट्रो फोर्स, ठीक है। तो ये मन, ये जिसमें आप मनन कर रहे हैं उसमें आपकी चेतना है, ये न्यूट्रो फोर्स है। फिर दूसरा देखिए, यूं करके यूं है तो सीधी रेखा होगी कि नहीं होगी, मोर और लेस, यस सर, हाँ जी। तो ये है सीधी रेखा, हेट्रो फोर्स। फिर एक यूं करके यूं आकृति बनी हुई है ओम में देखिए नीचे यूं आकृति बनी हुई है, ये जैसे होमो सर्कल बना दिया ना इसने यूं डेवलपमेंट को रोक दिया, उल्टा कर दिया, ऊपर रुक गया कि होमो। और ये जो देखिए जो ओम का 3 बना हुआ है, ये 3 का अंक है, ये स्पाइरल है। तो इस ओम में पूरा जो उन्होंने कहा कि पूरा ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट जो है ओम में, इसीलिए उन्होंने कहा कि ओम जो है भारतीय दर्शन का, यह पूरे ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट को दर्शाता है। ये प्रोफेसर पारजीव ने भारतीय दर्शन से प्रभावित हो कहा कि देखिए इसमें सारी शक्तियां हैं, पहले बिंदु वाली है जो, तो जिस समय अब आपके देखिए बहुत उन्होंने डिफाइन के बाद में, जिस समय आप चिंतन मनन करते हैं, आध्यात्म करते हैं, उस समय आप क्या है, न्यूट्रो फोर्स, ठीक है। जिस समय आप बाहर जा रहे हैं और बाहर सोशलिटी कर रहे हैं, उसमें आप है हेट्रो फोर्स।
जिसमें आप घर में रह रहे हैं उसमें आप होमो फोर्स है, और जिसमें आप दोनों बैलेंस कर रहे हैं स्पाइरल, जिसमें आप सोशलिटी और घर के दोनों को बैलेंस कर रहे हैं उसमें आप स्पाइरल फोर्स के रूप में है, न्यूट्रल फोर्स के रूप में है। सोशलिटी को और घर वाले को दोनों को व्यवस्थित कर रहे हैं उस समय आप जो है दोनों के रूप में अपने को होमो हेटेरो दोनों का नेचर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह व्यक्ति का पूरी तरह से, जहां जब सिंगल पर्सन है तो हेटेरो, जब मैरिड है तो होमो, जब चिंतन मन कर रहा है तो वो, और जब सोशल भी है और घर वाले भी हो तो स्पाइरल। तो इस तरह उन्होंने ये सिद्धांत कहा। अब इनके आधार पर हम लोग देखें कहीं पर आयुर्वेदिक एचबी, आयुर्वेदिक मेरिडियन, देखिए इसमें देखिएगा, ये देखिए ये जो आपका लीनियर मूवमेंट है, हम लोग लीनियर मूवमेंट कर रहे थे ना, तो वहां पर कहा गया कि हमारे ऊपर वाले में हम लोग, हमारे यहाँ वात पित्त कफ था, तो कफ को हम लोग नीचे रखा था, पित्त को बीच में और ऊपर वात रखा था। तो वात हमारा क्या था? वात हमारा याद करिए, बोलिए, वात पे कौन शक्ति है? हेट्रोफोर्स। और इसको हम लोग याद कह रहे थे तो हेट्रोफोर्स थी। इसका जब भी इसमें ट्रीटमेंट होगा तो लीनियर लाइन में, देखिए नीचे से ऊपर वर्टिकल मेरिडियन, वर्टिकल मेरिडियन हमारी हुई हेट्रोफोर्स की। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाले में क्या रखा? कफ जॉइंट में और होमो, न्यूट्रो नहीं, कौन सा? होमो कफ में होमो, यस, हाँ होमो। तो होमो फोर्स का मतलब हुआ उसने मोड़ दिया, तो जब मोड़ दिया तो देखिए हम लोग यहाँ पर चले, ये देखिए हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। इसलिए नीचे वाले में जब भी हम लोग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? होमो वाली फोर्स है तो होमो फोर्स के लिए हम लोग करते हैं। क्यों? रोक देना चाहती है ना, वो यहाँ गई और लौटा दिया उसने, गोलाकृत होना। और जब हम लोग बीच वाले में जाते हैं तो बीच वाला क्या है हमारा? पित्त ज्वाइंट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफोर्स। तो न्यूट्रोफोर्स में हम लोग आगे देखेंगे स्पाइरल। ये आ गया स्पाइरल, ये देखिए ये आ गया ना, ये स्पाइरल यूं करके इधर से उधर यूं करके यूं स्पाइरल हो गई। तो ये हमारी कौन सी फोर्स हो गई? न्यूट्रो। इससे समझिए कि कभी कभी हम लोग बीच वाले में ही बहुत से ट्रीटमेंट कर देते हैं। याद करिए आयुर्वेद में, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि न्यूट्रो फोर्स है, इस फोर्स ने ही दोनों को, फोर्स को बांध रखा, सारे गुण इसमें है। सर रामबाण इलाज है? सर रामबाण इलाज फिंगर है ये, कौन सी? सर इसको बोलते हैं ना कि इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि रामबाण इलाज, सबका हाँ, एक इलाज। तो वही हम कह रहे हैं ना कि ये क्योंकि न्यूट्रो फोर्स है, ये वहां से लिया गया कंसेप्ट कि न्यूट्रो फोर्स है, ये दोनों फोर्सों को, सारे फोर्सों के गुण को समाहित किए हुए है, इसीलिए सारे टिश्यू वगैरह हम लोगों ने रख दिए इसी पर, और इसको स्पाइरल मेरिडियन में हम लोग कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि हम लोगों ने इसको ओम का याद रखिए, ओम में जो तिकोना है वो हमारा स्पाइरल मेरिडियन है। तो ये जो है हम एक कंसेप्ट के रूप में आपको बताना चाहते थे कि ये आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हमारी जो आयुर्वेदिक मेरिडियन है ये हमारी डेवलप कैसे हुई। ये डेवलप हुई, ये प्रोफेसर पारदेवो के ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट से उसमें आगे डेवलप हुई, और इसी आधार पर तो जब भी कभी आप बीच वाली उंगली पर, मिडिल फिंगर में कोई चीज करते हैं तो ये मान के चलिए कि वो न्यूट्रो फोर्स है और वो दोनों को समेकित कर रही है, वो सारी फोर्सेस को समेकित कर रही है, इसलिए वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है।
जो हम लोग कभी लगे उसको, भले हम लोग पित्त ज्वाइंट कहें, हम कुछ भी ज्वाइंट कर दें, पित्त दोनों को समाहित करता है। बात दूसरी है वो कैसे रखा गया, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। वो ऊपर रखा गया बात यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन बात था हेट्रो, होमो था हमारा पित्त कफ, और पित्त वाला हमारा न्यूट्रोफोर्स था। तो वो इसके रूप में प्रोफेसर पारजीव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस तरह आप देखें, हम लोग प्रोफेसर पारजीव को भी अधिक डिफाइन तो वो उन्होंने किया होगा, हम लोग उनको भी बहुत अधिक पढ़ नहीं पाए, हम लोग कमजोरी है। प्रोफेसर पारजीव की सारी किताबें हम लोग पढ़ लें तो हम लोग का और जो ज्ञान है वो बहुत बढ़े, लेकिन हम लोग बाय द वे उनको पढ़ नहीं पाए। और उस पर हम लोग अपने, क्योंकि योग दर्शन भी हम लोगों ने वहीं से लिया है, जो योग दर्शन वाली किताब है योगिक चक्र वाली, वो भी तो उन्हीं का कंसेप्ट है हमारा योग ओरिजिनल योग दर्शन आयुर्वेद का। लेकिन अल्टीमेटली कहाँ किया है, अल्टीमेटली प्रोफेसर पारजीव ने उसको डेवलप किया, और वहीं से हम लोग वही किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की किताब है, उन्हीं की टाइप की किताब है। तो लेकिन हम लोग जैसे हम लोग डॉक्टर वाल पे चूक गए, डॉक्टर वाल को बहुत अधिक नहीं हम लोगों ने स्टडी किया, वैसे ही हम लोगों ने प्रोफेसर पारजीव को भी बहुत अधिक कहना चाहिए महत्व नहीं दिया। भी हम लोग कमी है, उसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग कमी है कि हम लोगों ने उस पर बहुत अधिक विचार नहीं किया। बहुत अधिक, बहुत कंसेप्ट है उनके, बहुत कंसेप्ट है, पूरी एनर्जी सिस्टम है, उस एनर्जी सिस्टम में फिजिक्स भी है, सब कुछ है। आप फिजिक्स पढ़िए तो फिजिक्स है उसमें, तो जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको वो थोड़ा सा कभी कभी हार्ड लगती है, लेकिन वो जब उसके कंसेप्चुअली आप आते हैं कि इस उंगली में, वही तो 6 की सिद्धांत उन्हीं का तो है, प्रोफेसर पारजीव का 6 की वाला कंसेप्ट उन्हीं का है बेसिकली, 6 एनर्जी सिस्टम। तो वो जहां जहां भी है वो एक अपना एक सिद्धांत के रूप में, उसको हम लोग भी नहीं कर पाए। डॉक्टर वाल पे हम लोग बहुत विचार नहीं कर पाए और इस पर नहीं कर पाए। तो लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितने नए नए कंसेप्ट हैं इनको भी थोड़ा बहुत जाने। जो हमारे चैप्टर्स ट्रिटाइज में या किसी उसमें पड़े हुए हैं, उन चैप्टर्स को हम भी आगे कभी कोशिश करेंगे कि हम इन चैप्टर्स पर भी विचार करें। ट्रिटाइज 16 बहुत महत्वपूर्ण है, कभी जो सेमेस्टर 4 के लोग हैं ऊपर, उनको जरूर पढ़ें किताब को। ट्रिटाइज 16 बहुत इंपॉर्टेंट किताब है चाइनीज के हिसाब से, उसको जरूर पढ़िए, तो उसके पढ़ने से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी या विजन होगा। आई डायग्नोसिस हमारे पास है, आई डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस हमारे पास है, पूरी किताब है, पूरी किताब है, इस पर ज्ञान पूरा छिपा हुआ है, इनको हम लोग करेंगे। ट्रिटाइज 7 वगैरह में बहुत से चैप्टर्स हैं जिन पर हम लोग बात ही नहीं करते हैं। इन यांग के सिद्धांतों को, जो बेसिकली सिद्धांत के मूल मतलब बिंदु है कि वो नियम टाइप के हैं, उनको हम लोग नहीं जानते हैं। एनर्जी का मूवमेंट कैसे होता है ये हम लोग ठीक से नहीं जान पाते, क्योंकि जितना हम लोगों ने पढ़ा वो कोर्स में बहुत कम है। तो हम लोग को अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो हम समवायी के क्लासेस का सदुपयोग इस रूप में कर सकते हैं कि हम लोग कुछ नए चैप्टर्स पर अपने बात कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चौथे सेमेस्टर के बाद के लोग हैं, हम उन पे गुजारिश करेंगे कि वो नए नए चैप्टर्स पर जो ट्रिटाइज में 7 में 16 में यहाँ कहीं छूटे हुए हैं, उन पर अगर कोई विचार रखना चाहते हैं कभी, तो वो धीरे धीरे आगे चल के हम लोग उस पर अलग से विचार उनके आमंत्रित करना चाहेंगे। तो ये सेमेस्टर 4 के बियॉन्ड ही होगा, क्योंकि तभी थोड़ा सा हम लोग का वो क्लैरिटी ऑफ विजन होगी उस समय की। तो 16 पर ट्रिटाइज के यूट्रस मतलब 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हम लोग ऑर्गन्स बताए गए, 6 ये यांग ऑर्गन्स बताए गए हैं। ये यांग हम लोग नहीं बोलते, ये यांग ऑर्गन्स है। उसमें ब्रेन को लिया गया है, उसमें वेसल्स को लिया गया है, उसमें आपको यूट्रस को अलग से डिफाइंड किया गया है। तो ये सब चीजें हम जो पढ़ेंगे तो हमारा और ज्ञान बढ़ जाएगा। उस चैप्टर को पढ़िए, आपको थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ेगा। अरे ये कहाँ से एनर्जी मिलती है उसको, वो उसके लिए, इसीलिए यूट्रस के लिए हमेशा 2 मेरिडियन की बहुत चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि एक कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और एक चांगमो वेसल, फिर लीवर, हार्ट, इतने देखिए इंपॉर्टेंट, लीवर, हार्ट, चांगमो और कंसेप्शन वेसल, ये बहुत और किडनी तो है ही है। तो इन तीनों पर
3-4 वो है, तो इन पे हम लोग जब करेंगे तो बहुत बढ़िया कर पाएंगे। तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं इसको, और हम लोग प्रोफेसर पार्थिव के सिद्धांतों को भी पढ़ेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, उनके जो नए नए कंसेप्ट हैं और कैसे वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रयोग किए गए, इन पर हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। आगे हम लोग क्लासेस भी ले सकते हैं। हम लोग कुछ सेमेस्टर ट्रिटाइज के या सेमेस्टर और किसी सेमेस्टर में जो क्लास वो चलती हैं किताबें, उन पर भी चैप्टर पर चर्चा कर सकते हैं अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, और अल्टीमेटली अपने खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए। सपने क्या हैं? सपने वही सबको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग। सर एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड। नमस्कार सर जो ये आपने आलेख जो लिखा है पेपर पे दिखाया था स्क्रीन पे, उसका पीडीएफ दे सकेंगे क्या? दे देंगे, वो तो हमारा ही है जी, उसी को दे दे तो हम प्रिंट करके एज ए नोट्स उसको रेफर कर सके। हम दे बड़ी देंगे, मेहरबानी होगी, दे बड़ी देंगे। मेहरबानी होगी। नहीं बड़ी नहीं, कोई मेहरबानी। मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी। देखिए, जो आप मेरा है वो आपका है, जो मेरा नहीं है वो आपका शायद नहीं हो सकता है। बस इसलिए नमन सर, जो नमन। जो मेरा नहीं होता है उसको मैं नहीं लेता हूँ, मैं नहीं देता हूँ आपको। लेकिन जो मेरा है वो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो तो मेरा है। बहुत इसलिए वो किसी किताब में वो ट्राइवर्जिन वाला है, वो इंग्लिश में था, हमने उसको अपने भाषा में कर लिया, बस इतना है। बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए चाह रहे हैं कि आप उसको देते तो अच्छा रहेगा। हम दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में सबके लिए है, सबके लिए है। हो सभी के हो, देखिए, हो सभी के हो हेतु सुकर हो अगर मेरा उदय भी, निम्नतम तू किंतु मैं तो। एक हरिवंश राय बच्चन की लाइनें हैं कि निम्नतम तू, वो कह रहे हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से, तो निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं, और आंख मेरे उर पटल पर, आंख मेरे उर पटल मन हृदय पर, आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, हो सभी के हेतु सुख कर हो अगर मेरा उदय भी, हो अगर मेरा उदय भी। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग। नमन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत नमस्ते अच्छे सर। पढ़ाया आपने। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम।